दोस्तों मारुति में आपको हर टाइप की कार मिल जाती है, भले आपको एक छोटी कार चाहिए हो या फिर आपको एक बड़ी एसयूवी जैसी कार चाहिए हो। हाँ, डिवाइड हो आता है, नेक्सा और एरिना में ये गाड़ियां डिवाइड हो जाती हैं। नेक्सा में थोड़ी प्रीमियम कार्स होती हैं, लेकिन बात तो वही है तो मारुति का प्रोडक्ट ही। अगर आपके पास पैसा काफी अच्छा और एक बड़ी गाड़ी देख रहे हो तो यहाँ पर आप ग्रैंड विटारा भी ले सकते हो। काफी बड़ी कार है, काफी अच्छा कंफर्ट यहाँ पे मिलता है, हाइब्रिड इंजन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा और पीछे से दिखने में हल्का हल्का लैंड रोवर जैसा फील भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आपको वो पसंद ना हो तो आप इन्विक्टो भी ले सकते हो। काफी लंबी है, काफी चौड़ी है, कंफर्ट इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। और अगर आपको इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए तो थोड़ी छोटी गाड़ी में आप आ सकते हैं मारुति की फोंक्स। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मतलब एक अच्छा इंजन आपको मिलता है, दिखने में काफी अमेजिंग है, प्रैक्टिकलिटी काफी बढ़िया है और एक अच्छा कंफर्ट इस कार के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इग्निस इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो ये कॉम्पैक्ट कार है, दिखने में अच्छी लगती है, इजी टू ड्राइव है और फन टू ड्राइव है। माइलेज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। प्रैक्टिकल फीचर्स यहाँ पे आपको अच्छे खासे मिलते हैं। गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है, इंडियन रोड में कहीं भी लेके जा सकते हो। कैबिन स्पेस यहाँ पर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और मेन बात, अगर आपका बजट काफ़ी कम है, इतनी बड़ी गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, चाहते हो 7-8 लाख रुपए में आपको एक ठीक ठाक कार मिल जाए, ठीक ठाक फीचर्स के साथ और दिखने में भी ठीक हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और ढेर सारे कलर ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे आप सामने ब्लैक कलर देख रहे हो, उसमें आपको ड्यूल टोन मिल जाता है। ड्यूल टोन में भी आपको काफ़ी फंकी लुकिंग कलर्स भी मिलते हैं। तो मतलब ये जो कार है हर जनरेशन के इंसान के हिसाब से सेट हो जाती है। मतलब चाहे कोई ओल्ड एज वाला हो, कोई यंग जनरेशन के लोग हो, हर कोई इस कार को अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा फील आपको यहाँ पे मिलेगा, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट मारुति का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कौन सा मॉडल है, क्या प्राइसिंग है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मॉडल की बात करूं तो सामने आप अल्फा मॉडल देख रहे हो। ऑटोमेटिक में ये कार मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में आती है। अल्फा इसका टॉप मॉडल हो जाता है। और प्राइसिंग की बात करें तो ये जो ऑटोमेटिक मॉडल है, आप देखो ऑटोमेटिक जो है मैनुअल मॉडल से 1-1.5 लाख रुपये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इस मॉडल की आपको जो ऑन द रोड कॉस्टिंग है लगभग 9,40,000 रुपये तक समथिंग कुछ पड़ जाती है। डिपेंड करता है कौन से स्टेट में है, एक्सेसरीज सब कुछ लगा लोगे। बाकी अगर आप इसी मॉडल का अल्फा मॉडल का मैनुअल वेरिएंट लेंगे वो आपको अराउंड 8,80,000 रुपीज़ तक समथिंग कुछ पड़ जाता है। बाकी चाबी देखें तो चाबी का डिज़ाइन कोई चेंज नहीं है, इसी तरह से चाबी आपको मिलेगी। लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको जो फंक्शन है वो मिल जाता है। अब अल्फा मॉडल में आपको जेटा मॉडल से कुछ फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है, कुछ लोगों के लिए यूज़फुल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट से मुझे इसका लुक कार का काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली बीच में जो यू शेप में जो ग्रिल दे रखी है काफ़ी अच्छी लगती है। क्रोम का एड ऑन यहाँ पर आपको मिलेगा और इस अल्फा टॉप मॉडल में आपको एलईडी प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। ऐसी ही हल्के यू शेप में आपको डीआरएल्स भी मिलेंगे। मतलब एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा हुआ आपको मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं, ये आपको हेलोजन मिलेंगे, ये एलईडी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी कलर की तरह जो इसके एलॉय व्हील्स हैं वो भी आपको पूरे ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे और जो यहाँ पे टायर का साइज़ है वो इसमें 15 इंच का रखा हुआ है, जो कि ठीक है, गाड़ी के हिसाब से बढ़िया लगते हैं। ब्रिजस्टोन के यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं और ग्राउंड क्लियरेंस इस कार का सबसे बढ़िया है। मतलब 180 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसमें कहता है प्रैक्टिकलिटी वाइज ये कार काफ़ी अच्छा है। मतलब उबड़ खाबड़ सड़कों में ये कार ईजिली चली आती है, टकराने का यहाँ पे कोई डर नहीं होता है आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवी में आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ। दोनों तरफ ड्राइवर साइड भी को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा। ऊपर आपको रूफ पास देते हैं, नॉर्मल सा एंटीना मिलेगा और पीछे आपको स्पॉइलर मिलता है, जिससे पीछे का लुक और भी अच्छा हो जाता है। मतलब अगर आप इसका जो स्पॉइलर है उसको हटाओ तो पीछे का लुक उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन स्पॉइलर लगने के बाद काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इस तरह से जो डिज़ाइन दे रखा है, कई सारे लोग यहाँ पे कुछ कलर हो गया या फिर कुछ रैप लगा देते हैं डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस टॉप मॉडल में कैमरा मिल जाएगा। अगर आप जेटा मॉडल लेते हैं तो वहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता, एक्सेसरीज में लगवाना पड़ता है। बाकी डिफॉगर, रेयर वाइपर, सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिल जाएंगे और यहीं से इसको पहले बूट लॉक हो गई है कार। तो यहाँ पे आपको 260 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि सुनने में उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर आप सामने देखते हो तो ठीक है, इस कार के हिसाब से अच्छी स्पेसिंग है। छोटे मोटे स्टफ आप यहाँ पे काफ़ी सारे रख सकते हो और एक मीडियम साइज़ का बाइक जो है वो यहाँ पे ईजिली फिट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि 60-40 स्प्लिट सीट के ऑप्शन के साथ ये कार आती है, तो अपने हिसाब से पीछे एक बंदा बैठ भी सकता है, सीट को फोल्ड भी कर सकता है। अपने हिसाब से पीछे जो स्पेस मैनेजमेंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने अनुसार बिठा सकते हो कि कैसा आपको सामान रखना है। और यहाँ पे जो इंजन है वो भी आपको 4 सिलेंडर मिलता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि 4 सिलेंडर इंजन यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू रखे हुए हैं।
अब यहाँ पे आपको मिलती है 1200 सीसी का इंजन है, 82 bhp और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलेगा। कुछ लोग के हिसाब से पावर उतनी नहीं है, गाड़ी जरूर अंडर पावर होगी, ऐसा नहीं है क्योंकि बॉडी टू वेट रेशियो यहाँ पे अच्छा रखा हुआ है। 870 kg गाड़ी का कर्व वेट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छी पावर मिल जाती है। आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि पहाड़ में गाड़ी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। काफ़ी स्मूथ और साइलेंट इंजन है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा निकालता है। कंपनी यहाँ पे 21 का माइलेज कहती है, तो मतलब हाईवेज में आप बहुत ईजिली 20+ का माइलेज कंटिन्यूस निकाल लोगे और शहर के अंदर भी आपको एक अच्छा माइलेज यहाँ पे मिल जाएगा। बस डिपेंड करता है किस तरह से आप कार को ड्राइव करते हो। 37 लीटर की यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। 5 स्पीड का यहाँ पे गियर बॉक्स मिलेगा। अब जैसे ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन भी मिलता है। और हाँ, इंटीरियर में जाने से पहले बताता हूँ, इसकी जो सीट्स हैं फैब्रिक आती है जिनमें आपको काफ़ी अच्छा है फंकी टाइप के जिगजैग टाइप के डिज़ाइन मिल जाते हैं। वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लगता है। और सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब सीट की जो हाइट है आगे पीछे तो कर सकते हो, अपनी हाइट के अनुसार ऊपर नीचे भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये आप देख सकते हैं इस कार का इंटीरियर, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलता। एक बात मुझे अच्छी लगती है कि टॉप मॉडल में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेकिन वहीं पे एक बुरी बात भी आती है कि जैसे मारुति अपनी और गाड़ी में से बलिनो हो जाती है, फोनेक्स हो गई, तो ऐसी जो गाड़ियाँ इनमें जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है बेस मॉडल से आने लग गए हैं। लेकिन इग्निस में अभी भी आपको नीचे के मॉडल्स में मैनुअल ऑप्शन मिलता है एसी में, सिर्फ टॉप अल्फा मॉडल में ही आपको टॉप मॉडल में ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो इसको भी अगर चेंज कर दें तो काफ़ी बेटर रहेगा। और इसमें मैंने शुरुआत में कहा था अल्फा ऑटोमेटिक में और मैनुअल में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस यहाँ पे जो गियर नॉब है वो चेंज होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे आपको मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी रिवर्स हो गया और न्यूट्रल के ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी गियर नॉब भी दिखने में बेसिक सा लगता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो वॉइस कमांड आपको मिलता है, माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता, जो कि मुझे एक मिस लगा टॉप मॉडल में। स्पेशली अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट ले रहे हो तो उसमें तो क्रूज कंट्रोल मिलना ही चाहिए था। बाकी यहाँ पे वाइपर से कंट्रोल हैं, लाइट से कंट्रोल आपको दे रखे हैं। हाँ, इसका स्पीडोमीटर मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, मतलब स्पेशली ऊपर से यहाँ पे जो इफेक्ट दे रखे हैं और बगल में जो ट्रिप मीटर मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब देने की पोजीशन काफ़ी बढ़िया है। और एक बात काफ़ी अच्छी लगती है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब ये फीचर इस रेंज की गाड़ियों में नहीं दिखता आपको। बाकी छोटी सी यहाँ पे टच स्क्रीन मिलती है जो कि एंड्रॉयड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है। और यहाँ पे स्पेसिंग है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और USB ऑक्स दोनों के ऑप्शन आपको इधर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको डमी बटन्स दे रखे हैं, अगर फ्यूचर में कुछ बटन लगाना चाहो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आर्म रेस्ट अभी भी एक मिस है जो कि मेरे हिसाब से देना चाहिए था। लेकिन एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ से जो विजिबिलिटी है और ड्राइविंग के लिए आपको जो बेटर पोस्चर है और जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा, मतलब एंगल काफ़ी बढ़िया है, मतलब कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रैफिक में चला रहे हो, छोटी मोटी गलियों में चला रहे हो, आपको अपनी गाड़ी का पूरा अंदाज़ा होगा कि मेरा बोनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कॉर्नर कहाँ पर है, टकराएगी नहीं टकराएगी, ये आइडिया आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। ओवरव्यू का साइज़ भी अच्छा है तो पीछे भी आप अच्छे एंगल देख सकते हो। बाकी सेफ्टी फीचर वही बेसिक्स हैं। 2 एयरबैग्स आपको मिलते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर के लिए ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऐसे जो बटन्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल तो नहीं आता भाई इग्निस में, भाई ऐसा नहीं है। प्रूफ के लिए ये देख लो भाई, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, थोड़ा एक सेकेंड है एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे नहीं आता, भैया आता है, ठीक है, ट्राई करके देख लेना। बाकी सीट्स की बात करते हैं। यहाँ पे इस कार का स्पेशली जो बैक सपोर्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से होल्ड करती है, आपको हेड सपोर्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं है। और हेडरूम स्पेस स्पेशली हर बार की तरह बढ़िया ही मिलेगी आपको। अंदर सपोर्ट की बात करें तो उसको मैं डिसेंट कहूँगा, बहुत बेहतरीन तो नहीं है। मतलब अगर आप थोड़े से हेल्थी हैं, चौड़े हैं या फिर पैर लंबे हैं तो वो डिसेंट ही आपको रहेगा। छोटे लोगों के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन लंबे लोगों के लिए, हेल्थी लोगों के हिसाब से डिसेंट ही कहूँगा इसको मैं। लेकिन बैक सपोर्ट काफ़ी बढ़िया लगे मुझे यहाँ पे। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इसका साइज़ ठीक है, छोटा मोटा स्टफ आप यहाँ पे रख सकते हो। थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पर भी है। अब कहने को कहते हैं कि यहाँ पे हल्का सा कर्व है, तो अगर कोई कॉइन या फिर कोई पेन ऐसे कोई चीज़ रखते हो तो नहीं गिरता, लेकिन ऐसा नहीं है, झटके हटके पड़ेंगे, ब्रेकर्स के ऊपर से गाड़ी थोड़ी सी चलेगी तो वो चीज़ थोड़ी नीचे गिर ही जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बार बना रखे हैं इस तरह से, यहाँ पे जो कलर दे रखा है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इग्निस में। बाकी सॉफ्ट टच का कहीं नामो निशान नहीं है, हर जगह आपको इस तरह से हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। मैं बताना तो भूल गया, टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलेंगे। ट्विटर आपको यहाँ पे A पिलर्स में इस तरह से मिल जाते हैं। म्यूजिक क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलेगी, बहुत बेहतरीन नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो जाएगा आपका। और यहीं से हम बैक सीट में चलते हैं। तो भैया पहले डोर दिखाता हूँ अंदर से पहले, तो बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कोई गैपिंग नहीं है आपने और गाड़ी में लेकर। बस एक छोटी सी वाटर बॉटल रखने के लिए स्पेसिंग दे रखी है, छोटी वाटर बॉटल यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो। स्पीकर आपको मिलता है और बाकी हर जगह आगे की तरह हार्ड प्लास्टिक ही यहाँ पर आपको मिलेगा।
अब देखो ये जो ये सीट है ना, ये मैंने अपने हिसाब से, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर मैं जैसे गाड़ी चलाता है इस कार को, वैसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। तो देख सकते हो इतना यहाँ पे आपको जो लेग रूम स्पेस है वो मिल जा रहा है। अगर आप नॉर्मल सीधे होके बैठ रखे हो, अगर थोड़ा टिल्ट हो गए तब आपके यहाँ पे पैर थोड़े टच जाएंगे। तो अगर सिटी वाइज बात करूँ, शहर के अंदर बैठ के आप चल रहे हैं, ठीक है, फैमिली बैठे हैं, यार दोस्त बैठ रखे हैं 2-3, तो ठीक है, यहाँ पे आप पीछे तो थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाएंगे, मतलब ठीक है 4 लोगों के हिसाब से कंफर्टेबल ये कार है, ठीक है, लंबे चौड़े जैसे ही बैठ रखे हो। पीछे 3 लोग बैठेंगे तो बीच वाले बंदे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अन्यथा सपोर्ट यहाँ पे भी डिसेंट है, बैक सपोर्ट वो भी मैं डिसेंट कहूँगा, हेड सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम स्पेस यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सीट अगर थोड़ी और पीछे की तरफ को होती ना तो यहाँ पे आपको और एक अच्छा कंफर्ट मिल जाता, थोड़ी सी स्ट्रेट लगी मुझे। एसी वेंट, चार्जिंग सॉकेट, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है स्टॉक मॉडल में। तो इस कार के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, क्या क्या यहाँ पे आपको ऑप्शन है, इस मॉडल में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, दिखने में कैसी लगती है। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और ये कार आपको कैसी लगी और आपके पास ये कार है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी और ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।